बच्चों पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है और ये कहा जाता है कि जिसने पाई की वैल्यू को जान लिया ना उसने इन्फिनिटी को जान लिया। तो कहानी की शुरुआत करते हैं आज से 1000 साल पहले, जहां पर एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन जिन्हें आप आर्किमिडीज के नाम से जानते थे, वो कोशिश कर रहे थे पाई की वैल्यू निकालने का कोई तरीका डेवलप किया जाए। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि आखिर पाई होता क्या है। जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि पाई की वैल्यू तो सर 22/7 होती है, मैं उन्हें बता दूं कि बेटा 22/7 उसकी केवल अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू आज तक किसी ने नहीं जाना। पाई को डिफाइन किया जाता है द रेशियो बिटवीन सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल एंड द डायमीटर ऑफ सर्कल। लेकिन पाई केवल सरकमफ्रेंस से रिलेटेड नहीं है, उसका रिलेशन एरिया से भी होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है ना कि द एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। तो आखिर एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर ही क्यों होता है, आओ समझते हैं। तो बच्चों चलो हम लोग एक पिज्जा का एग्जांपल लेते हैं। एक सर्कुलर शेप में हमारे पास पिज्जा है। अगर हम इसके कुछ स्लाइसेस कर दें और उसे अल्टरनेट वे में अगर हम रीअरेंज करें तो यहाँ पर हमें कुछ रेक्टेंगल के जैसा शेप मिलेगा। अब ये पूरी तरीके से रेक्टेंगल नहीं है, लेकिन जब तुम इसे इन्फिनाइट बहुत छोटे छोटे स्लाइसेस करोगे ना और उसे जब तुम अरेंज करोगे तो वो पूरा का पूरा एक रेक्टेंगल बन जाता है, एग्जैक्ट रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? रेक्टेंगल के एरिया के लिए हम लोग लेंथ का और जो ब्रेथ है उसकी मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर लेंथ हमारी कितनी है, तो आप देखो कि ऊपर का जो लेंथ है और जो नीचे का लेंथ है ये किससे मिलकर के बना है? ये हमारे पूरे के पूरे सर्कल के सरकमफ्रेंस से मिलकर के बना है, यानी कि 2πr से बना हुआ है। ऊपर में भी 1πr है और नीचे भी πr है, तो लेंथ हमारी क्या हो गई, यहाँ से πr निकल करके आ गई। उसके बाद अगर तुम ब्रेथ को देखोगे तो वो एक्चुअल में हमारा रेडियस निकल करके आ रहा है, तो जो ब्रेथ है वो रेडियस हो गया। तो इस रेक्टेंगल का अगर मुझे एरिया निकालना हो तो मैं लेंथ इंटू ब्रेथ ना करके मैं यहाँ पर पाई आर मल्टीप्लाई में आर कर सकता हूं, जो कि मेरा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो तुमने देखा कि इस सर्कल का एरिया भी पाई आर स्क्वायर हो गया और इस रेक्टेंगल का भी पाई आर स्क्वायर ही हो गया। तो इस वजह से सर्कल का जो एरिया निकल करके आता है वो पाई आर स्क्वायर निकल करके आता है। बच्चों पाई को समझने से पहले ना तुम्हें सर्कल को और डीपली समझना पड़ेगा बेसिक के साथ। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक स्क्वायर हमारा सर्कल होता है, तुम मेरी बात मानोगे? नहीं मानोगे। लेकिन थोड़े ध्यान से सोचो कि स्क्वायर हमारा एक पॉलीगन है, अगर उस पॉलीगन का मैं एक और साइड बढ़ा दूं, उसे पेंटागन बना दूं, तो अब वो थोड़ा थोड़ा सर्कल की तरह दिख रहा है। अगर मैं उसे और ज्यादा साइड बढ़ा करके हेक्सागन बना दूं, ऑक्टागन बना दूं, तो जिस तरीके से मैं उसके साइड बढ़ाते जाऊंगा वो और ज्यादा सर्कल की तरह दिखते जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर्कल भी हमारा एक तरह से पॉलीगन ही है जिसके इनफिनाइट साइड्स होते हैं। बच्चों अब हम लोग चलते हैं आर्किमिडीज चचा के जमाने में, जहां पर वो पाई की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने जो कॉन्सेप्ट यूज किया ना वो भी सर्कल के इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड था। उन्होंने क्या सोचा कि सर्कल भी तो एक पॉलीगन ही है और हमारा जो पाई है वो सरकमफ्रेंस डिवाइड बाय डायमीटर होता है, तो क्यों ना मैं यही काम एक स्क्वायर के साथ करके देखूं। उन्होंने क्या किया कि स्क्वायर का सरकमफ्रेंस यानी कि पेरीमीटर, ठीक है, स्क्वायर का जो सरकमफ्रेंस होता है सर्कल में उसी चीज को सरकमफ्रेंस कहा जाता है और स्क्वायर रेक्टेंगल में उसी चीज को पेरीमीटर कहा जाता है। तो स्क्वायर के पेरीमीटर को मैं उसके डायमीटर से अगर डिवाइड कर दूं तो मेरा पाई का वैल्यू निकल करके आ जाएगा। तो आइए समझते हैं उन्होंने क्या किया। उन्होंने सबसे पहले एक सर्कल बनाया, सर्कल के अंदर में एक स्क्वायर बनाया जो कि सर्कल को पूरी तरीके से टच कर रहा था, सर्कल के कॉर्नर्स को, और फिर उन्होंने उस सर्कल के बाहर एक स्क्वायर बनाया जो सर्कल को अच्छे से टच कर रहा था। अब यहां पर उन्होंने क्या दिमाग लगाया कि जो बड़ा वाला स्क्वायर बाहर साइड में है उसका उन्होंने पाई का वैल्यू निकाला। कैसे निकाला? तो बड़े वाले का पेरीमीटर निकाल करके उसके डायमीटर से डिवाइड कर दिया, जो भी उनका आंसर आया होगा। देन उसके बाद उन्होंने छोटे वाले जो अंदर में हमारा स्क्वायर है उसका भी सेम टू सेम पाई की वैल्यू निकालने के लिए उसके पेरीमीटर को उसके डायमीटर से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर क्या मिला उनको, जो बड़े वाले की पाई का वैल्यू था स्क्वायर का और जो छोटा वाला स्क्वायर उसके पाई का वैल्यू है, उसके बीच में ही तो हमारा सर्कल आ रहा है। तो हमारा जो सर्कल में पाई का वैल्यू निकल करके आया वो वहां पर उस बड़े वाले के और उस छोटे वाले स्क्वायर के पाई के वैल्यू के बीच में निकल करके आया। यहाँ पर तो हमने स्क्वायर का यूज किया है, इसके अलावा हम पेंटागन, ऑक्टागन, जितनी ज्यादा हम लोग साइड्स बढ़ाते जाएंगे उस पॉलीगन का, हमारे पाई की वैल्यू उतनी ज्यादा एक्यूरेट निकल करके आती जाएगी। अब यहाँ से मैथमेटिशियंस के बीच में एक रेस स्टार्ट हो गई कि कौन पाई की वैल्यू सबसे एक्यूरेट निकाल पाता है। एक मैथमेटिशियन जो कि अपने जिंदगी का 25 साल लगा दिए, उन्होंने एक ऐसा पॉलीगन यूज किया जिसके 2⁻62 साइड थे और उन्होंने पता है कितने वैल्यूज निकाले? उन्होंने केवल डेसिमल के बाद 35 वैल्यूज निकाल पाए अपने 25 साल लगा करके। अब बेटा यही होता है जब हमें बोर्ड एग्जाम्स की या इंट्रेंस एग्जाम की टेंशन नहीं होती है ना, तो हम इन चीजों में फोकस करते हैं। लेकिन ये तरीका बहुत ही ज्यादा बोरिंग, बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था और इससे हमारा रिजल्ट भी उतना अच्छा निकल करके नहीं आ रहा था। लेकिन यहीं से एंट्री होती है दो हीरो की।
पहले हीरो थे सर न्यूटन और दूसरे हीरो के बारे में आगे बताता हूं। तो बात तब की है जब सर न्यूटन 23 साल के थे और वो अपने घर में गर्मियों की छुट्टियां मना रहे थे। इक्वेशंस के साथ वो खेला करते थे और खेल खेल में ही उन्होंने कैलकुलस बना दिया। इसे तुम पाई की वैल्यू फाइंड करने का एक फॉर्मूला भी कह सकते हो, ये एक सीरीज कह लो। इससे पाई की वैल्यू जो पहले मैथमेटिशियन कई सालों में निकाल पाते थे ना, अब कुछ दिनों में ही निकाल ले रहे थे। इसके बाद एंट्री होती है दूसरे हीरो की। जानते हो कौन थे? वो थे सर रामानुजन, हमारे भारत के प्राइड। उन्होंने पाई की वैल्यू फाइंड करने का सबसे फास्टेस्ट फॉर्मूला दिया और आज तक का ये सबसे रिकॉर्ड है कि इस फॉर्मूला का यूज करके तुम पाई की सबसे फास्टेस्ट और एक्यूरेट वैल्यू निकाल सकते हो। और हो भी क्यों ना, ये फॉर्मूला दिखता भी तो इतना खतरनाक है। तो देखो क्या फायदा हुआ उन मैथमेटिशियन को जिन्होंने अपने जिंदगी के 25 साल लगा दिए पाई की केवल 35 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक वैल्यू निकालने के लिए। और उनके बाद एक ऐसा इंसान आया जिसने उनके काम को कुछ दिनों में ही करके दिखा दिया। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? इससे बेटा हमें यह सीखने को मिलता है कि जो तरीका बाकी लोग फॉलो कर रहे हैं ना, हमेशा वही तरीका सबसे बेस्ट तरीका नहीं होता है। हमें हमेशा हार्ड वर्क करते हुए स्मार्ट वर्क करना सीखना चाहिए। और अब तो हमारे पास कंप्यूटर्स भी आ गए हैं और हमें पाई की ट्रिलियंथ ऑफ डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू पता है। अब तुम बोलोगे सर इन सब चीजों का पॉइंट क्या है, हम आखिर क्यों पाई की वैल्यू को ट्रिलियंथ ऑफ डेसिमल प्लेसेस तक निकालें? तो देखो बच्चों, इंसानों में और बाकी के स्पीशीज में जो अंतर है वो यही तो है कि हम इंसानों को ना हमारे आसपास के यूनिवर्स को जानने की हमेशा से इच्छा रही है। हम ये सारी चीजें बस इसलिए करते हैं क्योंकि ये हमारे नेचर में है, या फिर हम इस उम्मीद में करते हैं कि एक समय के बाद शायद हमें कोई पैटर्न दिख जाए, या जो भी रीजन हो, हमें अपने अंदर की जिज्ञासा को हमेशा जिंदा रखना है। क्योंकि हमारे आसपास में आज तुम जो भी चीजें देख रहे हो ना, ये कुछ भी नहीं होता अगर हमें जानने का इच्छा ही ना होता। लेकिन ऐसा नहीं है कि पाई की वैल्यू का कोई यूज ही नहीं है। अगर आप इंजीनियरिंग के फील्ड में जाओगे, अगर आप मैथमेटिक्स में देखोगे, तो कई सारे जगहों पर तुमको पाई का एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। और इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट भी आता है, एक पैटर्न आता है। अगर तुम पाई का वैल्यू 200 बिलियन प्लेसेस तक देखोगे ना डेसिमल के बाद, तो तुम्हें उसमें एक पैटर्न ये दिखेगा कि जितने भी डिजिट्स हैं 0 1 2 3 4 9 तक, वो हमेशा बराबर रिपीट होते हैं। जैसे कि अगर हमारा 2 जितने बार भी आ रहा है ना, उतने ही टाइम्स हमारे बाकी के डिजिट्स भी रिपीट होते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये सारी चीजें थी पाई के बारे में। अगर तुम्हें इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना।